ऋतु खंडूरी भूषण ने सीएम आवास पर मुलाकात की। सीएम पुष्कर सिंह धामी से औपचारिक चर्चा की है तो राज्य के सामाजिक मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है। साथ ही ये भी संभावना जताई जा रही है कि राजनीतिक और प्रशासनिक कोऑर्डिनेशन पर फोकस किया जा रहा है। तो देहरादून में स्थित मुख्यमंत्री आवास में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की है। ये उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी और ऋतु खंडूरी भूषण की ये मुलाकात हुई। वहीं उत्तराखंड में आगामी चुनाव की आहट के साथ ही सियासत गरमा चुकी है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी सरकार पर कड़ा हमला बोला। धस्माना ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें राज्य की जनता से जुड़ने से पहले अपनी सरकार और मुख्यमंत्री से जवाब मांगना चाहिए कि आखिरकार 9 साल और 2 कार्यकाल के बावजूद प्रदेश में बेरोजगारी अपने चरम पर क्यों है। उन्होंने तीखे सवाल दागते हुए कहा, जनता ने जिस भरोसे के साथ बीजेपी को प्रचंड बहुमत और 5 सांसद दिए हैं, उसके बदले उन्हें केवल बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की दुर्दशा और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार की अब तक खबर मिली है। और धस्माना ने यह साफ किया है कि अब बीजेपी को खोखले वादों के बजाय अपनी कैबिनेट से इन मूलभूत विफलताओं पर हिसाब लेना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड की जनता अब जवाब मांग रही है। दूर है, नितिन नवीन जी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको आकर के अपने मुख्यमंत्री से, अपने प्रदेश की सरकार से पूछना चाहिए कि राज्य में बेरोजगारी चरम पर क्यों है। 9 साल से आप सरकार में हो, 2 टर्म लगातार आप सरकार में हो, उत्तराखंड के लोगों ने आप पर विश्वास भरोसा जता करके 2 बार आपकी सरकार बना दी, 3 बार आपके 5 सांसद जिता करके भेज दिए। क्यों इस प्रदेश के अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है? इस प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से धराशायी क्यों हैं? हरिद्वार के विकास कार्यों को गति देने के लिए साल 2026 से 27 के लिए जिला योजना समिति ने 67 करोड़ 35 लाख 60 हजार रुपए के बजट को मंजूरी दी। प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कृषि, शिक्षा, पंचायती राज, सिंचाई, स्वास्थ्य, सड़क, पर्यटन और स्वरोजगार से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के कोऑर्डिनेशन से योजनाओं को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करने पर जोर दिया गया। साथ ही स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय विकास को प्राथमिकता देते हुए सभी विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आज जिला योजना की बैठक में वार्षिक जिला योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के शासन द्वारा हरिद्वार जनपद में निर्धारित परिव्यय धनराशि 67 करोड़ 35 लाख 60 हजार रुपए पारित किया गया। वार्षिक परिव्यय के अंतर्गत सामान्य मद में राशि 52 करोड़ 97 लाख 60 हजार, अनुसूचित जाति मद में धनराशि 14 करोड़ 4 लाख 50 हजार एवं अनुसूचित जनजाति मद में 33 लाख 50 हजार निर्धारित की गई। कुल परिव्यय लगभग 15% से अधिक धनराशि 2026-27 की जिला योजना समिति की आज बैठक आयोजित की गई, जिसमें माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इसमें सभी सम्मानित हमारे जो जिला योजना समिति के सदस्यगण उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया और सभी के द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए थे और जो विभागीय प्राथमिकताएं थी उसके ऐड करते हुए टोटल 67 करोड़ के आसपास की जिला योजना यहाँ पर आज प्रस्तुत की गई और सभी सदस्यों के द्वारा इसमें सहमति भी व्यक्त की गई है। इसके साथ ही माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा आने वाली जो गर्मी है, साथ ही बरसात के टाइम पे जो जल भराव की समस्या है और साथ ही कई सदस्यों के द्वारा जंगली जानवरों के साथ जो जैसे कि बली लेपर्ड का हो या हाथियों की वजह से हो या फिर अन्य वजह से जो भी घटनाएं हुई हैं उस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला है, निगरानी करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला है। वहीं हरिद्वार में आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर के प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं, जहां मेला कंट्रोल रूम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ व्यापक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुंभ मेले से जुड़े निर्माण कार्यों को 30 जून तक प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए गए और बचे हुए कार्यों के लिए ऐसी योजना बनाने को कहा गया है कि जिससे कांवड़ यात्रा प्रभावित न होने पाए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सड़क, सीवरेज, बिजली, पोल और साथ ही पैदल मार्गों के कार्य समय सीमा में पूरा करने के आदेश जारी किए।
अतिक्रमण हटाने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया। प्रशासन का लक्ष्य कांवड़ यात्रा का पूरी तरह सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके, सुचारू और व्यवस्थित तौर पर संपन्न कराना, ये सरकार का लक्ष्य बताया जा रहा है। तो रुड़की के पिरान गलियार क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां मामूली विवाद ने इतना भयावह रूप ले लिया कि दबंगों ने एक बुजुर्ग और उनके 2 बेटों पर होटल में घुसकर लोहे की रॉड और लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया। पूरी वारदात होटल में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल पीड़ित की ओर से घर में लगाए गए एसी के पाइप से गली की नाले में गिरते पानी को लेकर पड़ोसियों से विवाद हुआ था। आरोप यह है कि इसी बात से नाराज कुछ युवकों ने होटल में पहुंचकर हमला बोल दिया। हमलावरों ने बुजुर्ग और उनके 2 बेटों पर लोहे के रॉड और लाठियों से ताबड़तोड़ वार किए। हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों के दखल से पीड़ितों की जान बच सकी, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायलों के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना ग्राम बेटपुर की बताई जा रही है। जो का आप जिक्र कर रहे हैं थाना कलियर का है। पुलिस के संज्ञान में घटनाक्रम है। 2 पड़ोसी हैं और आपस में सगे भाई भी हैं। उनमें आपस में प्रॉपर्टी को लेकर के, सामान रखने उठाने को लेकर के लगातार विवाद चल रहा है। तो परसों एक वृद्ध व्यक्ति को उन्होंने मारा पीटा है, जिसमें पुलिस ने प्रिवेंटिव में भी कार्रवाई की है और वादी या विक्टिम पीड़ित की तहरीर पे मुकदमा दर्ज हो गया। आगे उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वहीं उत्तराखंड में मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। जहां बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक CS तोमर ने बताया कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे कि तापमान में गिरावट आई है। उन्होंने सूचित किया है कि अगले 48 घंटों तक उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों खासकर देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल में ओलावृष्टि और तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने की प्रबल संभावना बनी हुई है। 30 अप्रैल को पूरे प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान भी जताया गया, जिसके मद्देनजर विभाग ने विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। में मौसम केंद्र देहरादून से डॉक्टर CS तोमर। देखिए, पिछले 24 घंटे के दौरान यानी कि 28 अप्रैल 2026 में हमारे को कुछ स्थानों पे जो है काफी जो है हल्की फुल्की बारिश देखने को मिली है, तो 10 मिलीमीटर के अंदर रही है। इसके अलावा हमको कुछ जगह पे, 1-2 जगह पे हमको हेल का भी रिपोर्ट हुआ है, ओले गिरने की, और जो है कुछ 6-7 जगह स्थानों पे हमारे को जो है तेज हवाएं 30 किलोमीटर से लेकर 43 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार वाली हवाएं भी रिकॉर्ड हुई है। वहीं देहरादून के बलबीर रोड पर स्कूटी से गिरकर के घायल हुई मां और बेटी की मदद के लिए दून पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई की। जहां मौके पर पहुंचे CO सिटी स्वप्निल मुयाल ने एम्बुलेंस का इंतजार किए बिना दोनों घायलों को अपने सरकारी वाहन से अस्पताल पहुंचाया। साथ ही महिला के मोबाइल से परिजनों से संपर्क कर उन्हें भी तुरंत बुलाया गया। समय पर इलाज मिलने से महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है और परिजनों ने दून पुलिस खासकर CO सिटी स्वप्निल मुयाल का आभार जताया है। वहीं SSP देहरादून के सुरक्षा भी सेवा भी संदेश को इस कार्रवाई ने एक बार फिर से जमीनी स्तर पर साबित कर दिया है। तो देहरादून के मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड वन विकास निगम के राज्य रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि CM पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। और इस दौरान CM धामी ने यह कहा है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमने हीमकास्ट नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया। इस एप्लीकेशन के माध्यम से वन विकास निगम से लकड़ी बेची जा सकती है। इससे वन वस्तुओं की ऑनलाइन खरीद भी संभव हो सकेगी। मुझे विश्वास है कि ये पहला पारदर्शिता और सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इससे निगम की बिक्री प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, अधिक प्रभावी और अधिक विश्वसनीय हो जाएगी। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हम राज्य में इकोलॉजी, अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लोग कभी डिगे नहीं, कभी उसमें विचलित नहीं हुए, क्योंकि हमारी मंशा स्पष्ट थी
और हमने जिस प्रकार से काम किया, आज हमारा उप खनिज के क्षेत्र में जो खनिज विभाग का राजस्व है, वो राजस्व प्राप्ति एक साल में 1200 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया, जो 200-300 करोड़ होता था। और जब तिजोरी में पैसा भरता है तो रिकॉर्ड होता है, उसका रिकॉर्ड के आधार पर होता है। राजकोष बढ़ रहा है, तो आज चारों तरफ इस बात की चर्चा है, चाहे वो और जो उप खनिज के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनको भी लगता है कि एक नियम बन गया है, एक कानून बन गया है, उसके आधार पर काम हो रहा है। साथियों, आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अभी हिमकास्ट नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन का भी हमने लोकार्पण किया है, और इस एप्लीकेशन के माध्यम से वन विकास निगम से लकड़ी की बिक्री की जा सकेगी। साथ ही इसके प्रयोग द्वारा फॉरेस्ट गुड्स का ऑनलाइन ऑक्शन भी किया जा सकेगा। सुधांशु जी, ये एप्लीकेशन नया है या अपडेटेड वर्जन है? आज ही का है ना? अच्छा, चलिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये पहल पारदर्शिता और सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इससे निगम द्वारा की जाने वाली बिक्री प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होगी, अधिक प्रभावी होगी और विश्वसनीयता भी बन सकेगी। साथियों, निगम की आधुनिक नीलामी प्रणाली और अन्य ऑनलाइन प्रक्रियाओं ने इस क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने का काम किया है, और यह हमारी डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हरिद्वार में जिला योजना समिति की बैठक उस वक्त तीखे टकराव में बदल गई जब बैठक की शुरुआत होते ही कांग्रेस और बसपा के विधायकों ने विरोध का मोर्चा खोल दिया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के सभागार में पहुंचते ही विपक्ष विधायकों ने टेबल पर रखी हुई बुकलेट उठा करके फेंक दी और जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी गई। कांग्रेस विधायक और बसपा विधायक समेत कई जनप्रतिनिधियों ने बैठक की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे जनहित से भटक करके ठेकेदारों के हितों की बैठक करार दिया। विपक्ष का आरोप है कि विकास योजनाओं में पारदर्शिता नहीं है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय को दरकिनार किया जा रहा है। हंगामे के चलते कुछ समय के लिए बैठक की कार्यवाही प्रभावित रही और प्रशासनिक अधिकारियों को स्थिति संभालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा था। इस बीच कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में बैठक जारी रही, जिसमें कि बीजेपी के विधायक और जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे। वहीं पूरे घटनाक्रम में जिला योजना बैठक की पारदर्शिता और कार्यशैली पर नए सिरे से सवाल खड़े कर दिए हैं। यार, सारे सीनियर विधायक हमारे खड़े हैं। जिला योजना की मीटिंग है, डिस्ट्रिक्ट प्लान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर रिपीटिव रिमाइंडर के बाद भी आज भी ढाके वही 3 बात है। वही नलकों में 1 करोड़ 60 लाख रुपए दे रखे हैं, वही सड़कें हैं, विधायकों के जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव कंसिडर नहीं किए जा रहे हैं, ठेकेदारों को जो है तवज्जो दी जा रही है। कहां से प्रस्ताव आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? इतना महत्वपूर्ण जो है बजट है, पहले ही हरिद्वार के साथ जो है अनदेखी की जाती है, उसका बजट कम कर रखा है, जबकि यहाँ का क्षेत्रफल और यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, उसके बाद भी जो है चीजें खराब की जा रही है। रिपीटिव रिमाइंडर के बाद भी आज भी जो है अधिकारियों के जो है हमारे जो प्रभारी मंत्री उनके कान पे जूनी रेंग रही है, तो कोई मतलब नहीं था, जिसलिए मीटिंग का बहिष्कार किया गया। हमारे सीनियर विधायक सब उठ के आ गए, उनके पीछे हम भी आ गए हैं। इस मीटिंग का कोई औचित्य नहीं है। आप ये देखिए, सिर्फ मात्र 2 या 3 सड़कें देकर ये अपना पल्ला इन्होंने झाड़ दिया। स्वास्थ्य की समस्या थी, शिक्षा की थी, हमसे खेल का मैदान के लिए गए, और इतने कॉल्स क्यों कर रहे थे? ये हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे थे? इसका प्रस्ताव दीजिए, उसका दीजिए, प्रायोरिटी दीजिए। मैंने तो लाइट्स की प्रायोरिटी दी थी, मैंने स्वास्थ्य की दी थी, लालढांग के स्वास्थ्य केंद्र को इसको पूरा सुदृढ़ीकरण कीजिए। मैंने शिक्षा की दी थी, 3 स्कूल्स की दी थी, उसमें 1 आंगनबाड़ी भी था। कहीं पर नहीं है, बिल्कुल शून्य बट्टे सन्नाटा है। पूरे जिले को ठेकेदार चला रहे हैं। जो ठेकेदार अधिकारियों के माध्यम से अपने प्रस्ताव देते हैं वो ये एक्सेप्ट करते हैं। जो हमारे प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं किया हमने, इसलिए कि जो ठेकेदार विभाग चला रहे हैं उसमें हम अपने प्रस्ताव बैठ कर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराना चाहते, हमने बहिष्कार किया। हमने पिछली बार भी माननीय मंत्री से आग्रह किया था, उन्होंने हमारी बात को अनसुना किया है। अगर अधिकारियों को भी सब कुछ करना है और ठेकेदारों को करना है तो फिर हम क्या करेंगे? मीटिंग से लेकिन अभी तो सुनने का मौका भी नहीं दिया, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई थी मीटिंग, उससे पहले ही आप लोग आ गए। नहीं स्टार्ट, उन्होंने बात, हम चेक कर चुके, कोई आश्वासन नहीं दिया तो हम क्या करते?
भाई? हम लोग को शुरुआत में जिला योजना में जो हमारे प्रस्तावों पर कार्य रखे जाते हैं उसकी बुकलेट मिलती है। जब हमने उसमें स्टडी की तो अधिकतर प्रस्ताव हमें ऐसे दिखे जो हमारे द्वारा नहीं दिए गए हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे द्वारा दिए गए प्रस्तावों को प्रमुखता से नहीं रखा गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में हमने इसके परिप्रेक्ष्य में माननीय मंत्री जी को पहले भी अवगत कराया था, जिलाधिकारी महोदय को भी हमने अवगत कराया था कि भाई हमारे जनहित के जितने भी प्रस्ताव हैं, जनता से जुड़े जितने भी प्रस्ताव हैं, वो प्राथमिकता के साथ रखे जाएं। अब बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो अति आवश्यक हैं, जिनको हम विधायक निधि से या तमाम माध्यमों से पूर्ण नहीं कर पाते, तो कुछ प्रस्ताव हम जिला योजना में भी लेकर के आते हैं। जिला योजनाओं की जिस तरीके से बैठक का विरोध करने के लिए पहुंचे हैं, लगातार पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी पहुंचे हैं, बैठक चल रही है अंदर, लेकिन ये लोग बाहर विरोध में बैठे हैं। रवि बहादुर जी हैं, किस प्रकार से विरोध किया जा रहा है और लगातार जिस तरीके से देखा जाता है कि आप लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, सदन में भी बीते दिन विरोध किया गया, तो क्या मानते हैं किस तरीके से विरोध ये सक्षम हो पाएगा? भाई गांधी जी का देश है, बाबा साहब का देश है, जो भी चीजें होंगी संविधान के तहत होंगी, नियमावली के तहत होंगी। गांधी जी ने हमें क्या सिखाया था कि कोई भी कुछ गलत अन्याय हो उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए। आज अन्याय हो रहा है, हरिद्वार की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, हरिद्वार के पैसे को, उनकी गाड़ी कमाई को बंदरबाट करने का काम किया जा रहा है। हम लोग हमेशा जनता के हकों की लड़ाई लड़ते हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता द्वारा हमें चुना गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ, मैं मीडिया के साथियों को कहना चाहता हूँ, कुछ एक, सबको नहीं मैं कह रहा हूँ, आप अननेसेसरी मत लीजिएगा, कुछ मीडिया के साथी हैं जो एक पक्षीय कार्रवाई में लगे रहते हैं, या फिर उनका जो सोशल मीडिया हैंडल है वो अपने हैंडल से उन चीज़ों को चलवाते हैं कि भाई कांग्रेस जो है जन विरोधी है, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग जनता को साथ लेकर के जनता के हकों की लड़ाई के लिए ही हम लोग यहाँ बैठे हैं। लगातार जिस तरीके से देखते हैं कि जिला योजना के यहाँ पर बैठक का विरोध कर दिया गया, तो इसी प्रकार से अब देखना होगा कि आगे क्या निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के लिए कहें या फिर कांग्रेस के लिए कहें, ये बैठक जो हो रही थी वो चुनौती बन के खड़ी हो गई, क्योंकि यहाँ पे भाजपा जो है वो अंदर वहाँ पे जो प्रस्ताव थे उनको पारित कर दिए, और जो कांग्रेस के विधायक हैं इन लोगों का कहना है कि हमारे बजट में कम पैसे डाले गए। तो देखना होगा कि किस प्रकार से पर्यटन मंत्री का इस पर जवाब आता है। न्यूज इंडिया के लिए मैं प्रवेश राय, हरिद्वार। केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और जिला मजिस्ट्रेट खुद व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। वहीं जिला मजिस्ट्रेट विशाल मिश्रा ने कहा है कि हमारा पहला नियंत्रण कक्ष जिला प्रशासन कार्यालय में स्थित है और हम वहीं से निगरानी कर रहे हैं। मार्ग पर जगह जगह कैमरे भी लगाए गए हैं। केदारनाथ धाम से जिला प्रशासन कार्यालय तक और रुद्रप्रयाग तक के पूरे मार्ग की निगरानी के लिए 90 से ज्यादा कैमरे लगाए गए। इसके अलावा केदारनाथ में हमारा एक विशेष कमांड और कंट्रोल सेंटर है और मैं खुद इसकी निगरानी करता हूं। हमारे पुलिस अधीक्षक सहित हमारी पुलिस टीम भी इसकी निगरानी कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि पहला हमारा जो कंट्रोल रूम है वो जिला प्रशासन के हमारा जो कार्यालय है वहाँ पर है। वहाँ से हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। उसमें ट्रैक रूट पर भी कैमरे लगे हुए हैं। 90 से ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं जो श्री केदारनाथ धाम से लेकर के और जिला प्रशासन तक जो रुद्रप्रयाग है वहाँ तक पूरा हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमारा श्री केदारनाथ धाम में डेडिकेटेड बना हुआ है और मैं इसको पर्सनली भी मॉनिटर कर रहा हूँ और हमारी पुलिस की जो टीम है, जो हमारी एसपी है, वो भी इसको मॉनिटर कर रही है। तो वहीं लालकुआं में मानव वन जीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जहां जंगली हाथी के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना के बाद से आसपास के क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है और लोगों को जंगल के नजदीकी इलाकों में अकेले जाने से बचने की सलाह दी गई है। वन विभाग ने हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। साथ ही मृतक के परिजनों ने वन विभाग से उचित मुआवजे की मांग की है। वहीं इस घटना ने एक बार फिर से तराई क्षेत्र में मानव और वन जीव के बीच बढ़ते टकराव को उजागर कर दिया है। आज सवेरे जानकारी मिली थी हम लोगों को कि टांडा रेंज में लालकुआं के पास एक हमारा पुराना खत्ता है जिसको हम सांप कटानी खत्ता के नाम से जानते हैं।
वहाँ 2 लोगों की हाथी के अटैक में मृत्यु हुई है। तो यहाँ पहुँच करके हम लोगों ने देखा तो वास्तव में यहाँ 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिसमें से एक व्यक्ति जो है वो झारखंड के निवासी हैं और करीब 75 साल की उनकी उम्र है। वो यहाँ के ये खत्तों में चौकीदारी वगैरह का कार्य करते थे। दूसरे व्यक्ति के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो कौन थे और क्या है, अभी वो अज्ञात में है और दोनों की बॉडी आसपास पर मिली है। अब उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है और पीएम के बाद सही स्थिति की जानकारी होगी कि पूरी घटना क्या हुई है, कैसे हुई। झारखंड के रहने वाले हैं और यहाँ पर करीब में इनको 20-25 साल हो गया रहते और यहाँ उत्तरांचल में रहते थे और यहाँ पर 7-8 साल यहाँ हो गए। पहले वन विभाग में ये यहाँ काम करते थे। 2.5-3 लाख रुपए इनका फंसा हुआ था, इस कारण ये कहीं जाते नहीं थे, यही रहते थे कि पैसा मिल जाएगा। तो रात यहाँ हाथी आया था, गांव वालों ने सबने देखा था और हाथी ने अटैक किया इनको और दो लोगों को जान से मार दिया। अब टूट गए हैं और हाथी ने इनको अटैक किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत नैनी रिट्रीट होटल में किया गया। स्वागत के बाद वे एटीआई के लिए रवाना हुए, जहां पंचायत सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास से जुड़ी अहम बैठक आयोजित की गई। इस दौरान ओम बिरला ने उत्तराखंड की सराहना करते हुए कहा कि देवभूमि की ये धरती प्रकृति संरक्षण का संदेश पूरी दुनिया को दे रही है। उन्होंने कहा है कि यहाँ वन पंचायतें जन भागीदारी के जरिए जल, जंगल और जमीन के संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। बिरला ने बताया कि उत्तराखंड में वन पंचायतों ने न केवल पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा रही है, बल्कि रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के मॉडल के रूप में भी उभर रही है। बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साथ क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास, पंचायत सशक्तिकरण और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए ठोस रणनीति तैयार करना है। देवभूमि और प्रकृति संरक्षण के अंदर दुनिया को संदेश देने वाले उत्तराखंड की धरती पर आज मुझे वन क्षेत्र के उन प्रहरियों जो जल, जंगल, जमीन को बचाने के संरक्षण का काम कर रहे हैं, उनसे संवाद करने का अवसर मिला। उत्तराखंड की धरती पर वन पंचायतें किस तरीके से जन भागीदारी से वन क्षेत्र का संरक्षण, संवर्धन और वन क्षेत्र के द्वारा रोजगार और आत्मनिर्भर भारत का मॉडल बनती जा रही है। आज दुनिया के अंदर वन क्षेत्र की औषधियों की मांग बढ़ रही है और इसलिए आने वाले समय का वैल्यू एडिशन कर किस तरीके भारत और दुनिया के अंदर इन वन क्षेत्र के अंदर उगने वाली औषधियों का लाभ मिल सकता है, इसके लिए भारत सरकार ने विशेष रूप से रिसर्च और नए इनोवेशन भी के प्रयास भी किए हैं, जिसके निश्चित परिणाम आएंगे। आज भारत दुनिया का एक ऐसा मॉडल है जहां वन्य जीव संरक्षण के साथ मानव साथ रहता है और वन्य जीव संरक्षण का काम करता है। इसी तरीके से हमारी वन समितियां भी दुनिया के लिए एक संदेश है कि मानव समुदाय द्वारा किस तरीके से प्रकृति का संरक्षण करना और जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इन पंचायतों की जनभागीदारी का प्रयास अतुलनीय है और दुनिया को संदेश देने वाला है। मॉडल राज्य बन सकता है थोड़ा, ये निश्चित रूप से ये मॉडल राज्य बन सकता है जहाँ वन पंचायतों के द्वारा वन का संरक्षण करना, संवर्धन करना और उसके साथ वन्य जीवों का भी संरक्षण करना। कुछ कठिनाइयां, कुछ चुनौतियां हैं वन्य जीव मानव जीवन के संघर्ष की, लेकिन उसको भी वन्य जीव का भी संरक्षण करना और मानव को बचाने के लिए भी ये वन पंचायतें एक बेहतरीन काम कर रही हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।